तो अभी अपन करने वाले हैं कारो 2020। ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर का कंसेप्ट है कारो 2020। कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। पैरा 1 बताता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, पैरा 2 बताता है ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या कंटेन करती है, पैरा 3 बताता है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड मतलब 21 क्लॉजेस, और पैरा 4 बताता है रीज़न फॉर क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले पैरा 1 एप्लीकेबिलिटी क्या एप्लीकेबल है हर कंपनी को इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन यानी कुछ कंपनीज जो है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, उनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन सी कंपनी है? OPC 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 40 करोड़। फिर उसके बाद बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी वो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ एट ईयर एंड, प्लस बोरोइंग फ्रॉम बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद प्लस टर्नओवर जो है शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़ एट ईयर एंड। बट उसमें एक और चीज़ अपने को नोट करना है कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या फिर सब्सिडरी नहीं होना चाहिए ये प्राइवेट कंपनी, इफ़ अगर है तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, लेट से वो किसी की सब्सिडी है पब्लिक कंपनी की, या फिर वो होल्ड कर रही है किसी पब्लिक कंपनी को, तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब वो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, यानी कि वो इंक्लूजन है। एक और चीज़ ICAI ने बोला है कि एज पर द गाइडेंस नोट इशूड बाय द ICAI स्टूडेंट मस्ट इग्नोर द कंडीशन ऑफ स्मॉल कंपनी इफ लोन बोरोइंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर सारी कंडीशन के साथ लोन एंड बोरोइंग ये दोनों चीज़ भी दिया है तो अपने को स्मॉल कंपनी वाली कंडीशन को इग्नोर करना है। तो एग्जाम्पल अपने हर्ष सर का एग्जाम्पल लेते हैं। हर्ष HK प्राइवेट लिमिटेड OPC 1% कंपनी, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। HK प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 11 करोड़, यहाँ पे भले टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है बट उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इट इज़ ए स्मॉल कंपनी। यहाँ पे बोरोइंग वगैरह है नहीं तो इसको स्मॉल कंपनी कंसिडर करेंगे और इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करें। फिर HK प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है और टर्नओवर 11 करोड़ है, तो फिर यहाँ पे कारो एप्लीकेबल होगा क्योंकि पब्लिक कंपनी है। फिर HK प्राइवेट लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 90 लाख, लोन बोरिंग 90 लाख, टर्नओवर 90 लाख, यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और प्राइवेट कंपनी है तो इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। HK प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख, लोन बोरिंग 2 करोड़, टर्नओवर 9.5 करोड़, इस पर कारो एप्लीकेबल है बिकॉज लोन एंड बोरिंग इज एक्सीडिंग 2 CR। फिर HK प्राइवेट लिमिटेड, फिर यहाँ पे उसके अंदर 4 केसेस है। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, लोन बोरिंग 50 लाख और टर्नओवर 8 करोड़, तो यहाँ पे कारो एप्लीकेबल है क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, एक से ज़्यादा। फिर 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल, लोन बोरिंग 2 करोड़, टर्नओवर 8 करोड़, तो ये केस के अंदर भी एप्लीकेबल है क्योंकि लोन बोरिंग एक्सीडिंग मोर देन 1 करोड़। फिर उसके बाद 50 लाख पेड अप और लोन एंड बोरिंग और टर्नओवर 50 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा पेड अप है तो यहाँ पे भी कारो एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद 4th केस है 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल, लोन बोरिंग और टर्नओवर 8 करोड़, मतलब ये पूरा सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है प्राइवेट कंपनी का तो इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल HK प्राइवेट लिमिटेड है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है, टर्नओवर 8 करोड़ है और लोन बोरिंग जो है वो 31 दिसंबर को 2 करोड़ था बट ईयर एंड पे 50 लाख है, तो यहाँ पे कारो एप्लीकेबल है बिकॉज वहाँ पे जो लोन बोरिंग वाली कंडीशन थी प्राइवेट कंपनी वहाँ पे लिखा था एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक बार भी अगर वो कंडीशन वहाँ से हट गई 1 करोड़ से ऊपर बढ़ गया तो फिर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। थ्रू आउट द ईयर एक बार भी एक्सीड किया तो कारो एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद HK प्राइवेट लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, रिजर्व 1.2 करोड़ और नेगेटिव में है, टर्नओवर 8 करोड़, लोन बोरिंग 50 लाख, यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। और रिजर्व 1.2 करोड़ है बट नेगेटिव है, पॉजिटिव होता तो कारो एप्लीकेबल हो जाता। फिर उसके बाद HK प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख, लोन बोरिंग 5 करोड़ फ्रॉम मिस अनपा
और टर्नओवर 8 करोड़। तो इसमें ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकती थी अगर वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी बैंक से होता तो। पर यहाँ पे उसने मिस अनाखा से लिया, मतलब वो तो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल से अगर 1 करोड़ से ज़्यादा भी हो तो अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब कि जो लोन एंड बोरोइंग 5 करोड़ है ना, अगर वो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होता अगर, तो फिर वो एक्सेप्शन वाली कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाती और कारो एप्लीकेबल हो जाता। बट यहाँ पर केस ये है कि उसने मिस अनाका से लिया, मतलब वो इंडिविजुअल है, वो दोनों में से कुछ नहीं है, बैंक पीएफआई नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कारो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एचके प्राइवेट लिमिटेड है। पेड ऑफ शेयर कैपिटल 80 लाख, लोन बोरोइंग 80 लाख, टर्नओवर 1 करोड़। एचके प्राइवेट लिमिटेड जो है इज ए सब्सिडी ऑफ एबी लिमिटेड। यहाँ पे वो सब्सिडी है, मतलब वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इंक्लूजन, मतलब यहाँ पे कारो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल एचके प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 90 लाख, लोन बोरोइंग 90 लाख, टर्नओवर 9 करोड़। तो यहाँ पे एचके प्राइवेट लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है एबी लिमिटेड की, तो वो होल्डिंग या सब्सिडी कुछ भी हो तो कारो एप्लीकेबल हो जाता है, तो यहाँ पे कारो एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद एक लास्ट नोट की एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो एबी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, ओके कारो एप्लीकेबल। एचके प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे भी कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर एचके प्राइवेट लिमिटेड CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि क्लॉज 21 में क्लियरली बोला है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बना रही है उस पर कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे अपना वो वाला पूरा कारो का जो पैरा 1 है एप्लीकेबिलिटी वगैरह वो सब कुछ ख़त्म होता है। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अभी हम लोग करने वाले 21 क्लॉजेस ऑफ कारो। तो अप्रोच कैसे रखेंगे, अभी मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि खाली शॉर्ट वाला लूँ या फिर दोनों डिटेल वाला एक बार ले लेते हैं रिवीजन के लिए। तो दोनों कर लेते हैं। पीपी पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके लिए अपने को चेक करना है वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपीई इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन किया है कि नहीं, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स मेंटेन्ड, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, इफ डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड वेदर प्रॉपरली डील्ड विद इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर उसके बाद सेकेंड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर टाइटल डीड्स इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट लीज्ड असेट, इफ नॉट तो डिस्क्लोज करना है डिटेल्स। इफ कंपनी डन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी देन डन बाय रजिस्टर वैल्यूअर रिजल्टिंग इन मोर देन 10% ऑफ चेंज इन द नेट कैरिंग वैल्यू NCV, तो उसको डिस्क्लोज करना है। अगर बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड वेदर कंपनी हैज़ मेड अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पीपी के लिए पहला वेदर द कंपनी, अभी डिटेल वाला, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड द सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। फिर सेकेंड वेदर पीपी हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स एंड वेदर there have been material discrepancies were noticed on such verification, and if so अगर notice हुई है तो whether the same have been properly dealt with the books of accounts. फिर third, whether the title deeds of the immovable property other than the property where the company is lessee and the lease agreement are duly executed in favor of the lessee जो disclosed होगा in the financial statement are held in the nature of the company, if not तो provide करना है details thereof in the format below. Description of the property gross carrying value held in name of whether promoter, director or relative or employee. फिर इसके बाद period held indicate range where appropriate, reason for not being in the name of the company also indicate करना है, if in disputes। तो ये टेबल बनाना है, अगर याद आ जाए तो अच्छा है। फिर उसके बाद whether the company has revalued its PPE including right of use assets or intangible asset both during the year, and if so whether the revaluation is based on the valuation by registered valuer। फिर स्पेसिफाई करना है द अमाउंट ऑफ चेंज, अगर चेंज इज 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ द NCV ऑफ ईच क्लास, NCV यानी कि नेट कैरिंग वैल्यू, NCV ऑफ ईच क्लास ऑफ PPE और इंटेंजिबल एसेट्स। फिर लास्ट वाला वेदर एनी प्रीसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी
under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and the rules made thereunder. If so, अगर ऐसा है तो whether the company has appropriately disclosed the details in the financial statement. फिर इन्वेंट्री के लिए चेक करना है whether physical verification is done by the management and regular intervals. If discrepancy is found, deal properly in BOA, books of accounts. Sanction working capital limit, example overdraft from bank or financial institution is more than 5 crore. तो whether quarterly returns match with the books of accounts. भी डिटेल में करते हैं इन्वेंट्री को. whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. whether sorry यार थोड़ा लैग हो रहा हो बार बार. whether physical verification of the inventory has been conducted at reasonable intervals by the management, and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. whether any discrepancies अगर मिली है of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed, and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account. Second point, whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limit in excess of rupees 5 crore in aggregate from banks or financial institution on the basis of the security of the current assets, whether the quarterly return or the statement filed by the company with such bank or financial institution are in agreement with the books of account of the company. If not, तो give details. फिर उसके बाद लिक्सा मतलब कि लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांसेस. तो इसका मैं ऐसा करता हूँ कि एक एक पॉइंट शॉर्ट वाला भी बोल देता हूँ. नहीं चल पूरा ही. अगर पहले देखेंगे कंपनी हैज़ मेड लिक्सा ड्यूरिंग द ईयर. इफ़ यस तो वेदर सिक्योर्ड था या अनसिक्योर्ड था. वेदर गिवन टू कंपनी फ्रॉम LLP और एनी अदर पार्टी. उसमें ए वाला पॉइंट आएगा लोन एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एक्सेप्ट कंपनी जिसका बिजनेस है ऑफ गिविंग लोन्स. एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एट द बैलेंस शीट डेट ऑफ JV सब्सिडरी एसोसिएट डिस्क्लोज करना है. फिर उसके बाद सेकेंड, वेदर और नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. थर्ड, लोन एडवांसेस in the form of loan, whether schedule of repayment stipulated, whether repayment of principal or interest is regular. फिर इसके बाद डी, overdue for more than 90 days, तो reasonable steps. ई, renewal, extension, new loan for the settlement of old loan, तो उसका disclosure करना है. अब aggregate disclose करना है aggregate rupees और disclose करना है aggregate परसेंटेज ऑफ LGSA, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड एडवांसेस. फिर F वाला पॉइंट, इफ़ LGSA मतलब लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांस गिवन टू रिलेटेड पार्टी और प्रमोटर, तो डिस्क्लोज करना है एग्रीगेट रुपीज़. और फिर उसके बाद डिस्क्लोज करना है एग्रीगेट परसेंटेज टू द टोटल LGSA. अब उसके बाद डिटेल में करते हैं. तो अभी अपन लिक्सा वाले पार्ट को डिटेल में देखेंगे. whether during the year the company has provided loan or provided advances in the nature of the loan या फिर stood guarantee or provided security to any other entity. ये applicable नहीं है to the company's whose principal business is to give loan. If so, तो indicate करना है पहला aggregate amount during the year and the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loan or advances and guarantee or security to subsidiaries, JV and associates. फिर उसके बाद सेकेंड, ए के अंदर ही सेकेंड वाला, द एग्रीगेट अमाउंट अपने को इंडिकेट करना है. द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विथ रिस्पेक्ट टू सच लोन और एडवांसेस एंड गारंटीज और सिक्योरिटी टू पार्टीज अदर दैन द सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट. फिर सेकेंड, वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटीज प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी गिवन एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट of all loans and advances in the nature of loans and guarantee provided not prejudicial to the company's interest. फिर इसके बाद थर्ड, in respect of the loan and advances in the nature of loan, whether the schedule of repayment of principal and payment interest have been stipulated and whether वह stipulate हुआ है तो उसका repayment of receipt are regular. फिर इसके बाद overdue for more than 90 days वाला पॉइंट, मतलब if the amount overdue स्टेट करना टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट. फिर ई वाला पॉइंट, वेदर एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ द लोन ग्रांटेड विच हैज़ फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हैज़ बीन रिन्यूड या फिर एक्सटेंडेड या फिर फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन
गिवन टू द सेम पार्टीज, इफ सो स्पेसिफाई करना एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज, स्पेसिफाई करना एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड या फिर एक्सटेंडेड या फिर सेटल बाय फ्रेश लोन। मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा के लिखना है एकदम, पॉइंट तो वही है जो मैंने समरी में बोला। फ्रेश लोन्स एंड द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द टोटल लोन या फिर एडवांस इन द नेचर ऑफ द लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी वोज बिजनेस इज टू गिव लोन्स। मतलब ए वाला और ई वाला सेम है कि जिसका बिजनेस लोन देना है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और अपने को ये भी समझना है साथ में कि दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू NBFCs और जिसका बिजनेस लोन देना है वही। फिर इसके बाद F वाला पॉइंट, whether the company has granted any loan or advances in the nature of loan either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment, if so अगर ऐसा है तो specify करो the aggregate amount percentage thereof to the total loan granted, aggregate amount of loan granted to promoter या फिर related party as defined in the clause 76 of section 2 of the Company Act 2013। मतलब यहाँ पे अपने को एग्रीगेट अमाउंट का परसेंटेज भी शो करना। फिर अपने पास नेक्स्ट वाला है कंप्लायंस टू सेक्शन 185 एंड 186 वेदर कंप्लायंस डन। तो शॉर्ट में इतना ही है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ, इफ नॉट तो प्रोवाइड करना डिटेल देयर ऑफ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का हैंड रिटन नोट्स देखते हैं। वेदर सेक्शन 73 to 76A प्लस RBI डायरेक्शन कंप्लाइड। सेकेंड, एनी ऑर्डर ऑफ CLB कंपनी लॉ बोर्ड कोर्ट NCLT RBI कंप्लाइड किया है कि नहीं। तो डिटेल में देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी या फिर अमाउंट्स विच आर deemed to be deposit whether the directives issued by the RBI and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of the company act and the rule made thereunder where applicable उसको comply किया है कि नहीं। और अगर comply नहीं किया है तो nature of such contraventions to be stated। अगर if an order has been passed by the CLB या फिर NCLT या फिर RBI or any court or any other tribunal whether the same has been complied with or not। फिर उसके बाद cost records। कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एज पर CG और मेंटेन एज पर सेक्शन 148 और नॉट। तो यहाँ पे अपन डिटेल में देखें तो वेदर मेंटेनेंस में तो मैं डिटेल वगैरह ऐसे ही खाली बाइफरकेट कर रहा हूँ। मतलब 2 बार पढ़ने से 2 बार सुनने से थोड़ा और अच्छा आइडिया आ जाएगा इसीलिए। तो वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 of 148 of the Company Act and whether such accounts and record have been so made and maintained। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्टैट्यूटरी ड्यूज़। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ के लिए अपने को चेक करना है पहले कि अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू है तो दे आर पेड रेगुलरली, इफ़ नॉट पेड फॉर मोर देन 6 months एज ऑन बैलेंस शीट डेट तो डिस्क्लोज करना है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है जो कि डिस्प्यूटेड है तो अपने को डिस्क्लोज करना है डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट अथॉरिटी एंड अमाउंट। तो टेक्स्ट बुक में देखते हैं वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जो इंक्लूड कर रहा है GST, PF, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टमर वगैरह एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड इफ नॉट द एक्सटेंड ऑफ द अरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। मतलब इतना बड़ा करके लिखा है ये लोगों ने। ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल शैल बी इंडिकेटेड मतलब डिस्क्लोज करना है। फिर उसके बाद वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिफर टू इन सब क्लास A हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट देन द अमाउंट इन्वॉल्व एंड द फॉरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंटेन और मेरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट मतलब कि मेरे रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट, ये तो मैंने बोल दिया। फिर डीम नोटिस अगर कोई मिला है तो डेट विल बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना अनडिस्क्लोज इनकम वेदर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज बस। तो वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द BOA हैव बीन सरेंडर और डिस्क्लोज इनकम एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द IT Act 1961। फिर उसके बाद इफ सो अगर ऐसा है तो वेदर प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज़ बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके अंदर है पहला, वेदर डिफ़ॉल्ट कमिटेड, यस तो डिस्क्लोज करना है डिटेल्स लेंडर वाइज इन केस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, और इन केस ऑफ होल्डर नो लेंडर वाइज डिटेल्स। अगर वेदर क्लासिफाइड एज विलफुल डिफॉल्टर, फिर उसके बाद इफ़ टर्म लोन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस यूज फॉर अदर पर्पस, इफ़ शॉर्ट टर्म लोन यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, लोन टेकन टू मीट ऑब्लिगेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, सब्सिडीज एसोसिएट तो डिस्क्लोज करना है, लोन टेकन अगेंस्ट द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ जेवी सब्सिडी एंड एसोसिएट तो डिस्क्लोज करना है, इफ़ डिफ़ॉल्ट मेड देन डिस्क्लोज। ये सब तो हो गए समराइज नोट्स। फिर उसके बाद अगर हम लोग डिटेल में देखें तो वेदर द कंपनी has defaulted in the repayment of loan or any borrowing or in the payment of interest thereon to any lender, if yes the period and the amount of default to be reported as per the format below। मतलब ये फॉर्मेट में पहले नेचर ऑफ द बोरिंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, फिर नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, वेदर प्रिंसिपल ऑन इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डिले और अनपेड, दिमाग इफ एनी, इतना बड़ा 1 2 3 4 5 6 कॉलम का। तो नेम ऑफ द लेंडर में लेंडर वाइज डिटेल्स करना है टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट्स। सेकेंड, वेदर द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर, मतलब पैसा दिया था पर दे नहीं रहा है अभी वो, तो उसको बोलेंगे विलफुल डिफॉल्टर। फिर उसके अंदर थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेदर टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन वर ऑब्टेन्ड, मतलब जिस चीज़ के लिए लोन लिया था अगर वो काम के लिए नहीं किया है तो इफ़ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज मे बी रिपोर्टेड। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ़ यस द नेचर एंड अमाउंट ऑफ टू बी इंडिकेटेड। फिर इसके बाद वेदर द कंपनी हैज टेकन फंड फ्रॉम द एंटिटी या फिर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडीज एसोसिएट जेवी, if so detail देना है thereof with the nature of such transaction and the amount in each case। फिर उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन इट्स सब्सिडी जेवी या फिर एसोसिएट कंपनी, इफ सो अगर ऐसा है तो गिव डिटेल एंड रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच लोन रेज्ड, सच लॉसेस रेज्ड। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट है पब्लिक इशू फंड यूटिलाइज। तो पहला, फंड ऑफ आईपीओ या फिर एफपीओ यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन फॉर विच दे वर रेज, तो उसको डिस्क्लोज करना है। प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट किया है तो सेक्शन 4262 मस्ट बी कंप्लाइड, इफ़ नॉट कंप्लाइड तो डिस्क्लोज डिटेल्स। तो इसके अंदर डिटेल में अभी वेदर मनी रेज्ड बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, आईपीओ एफपीओ इंक्लूडिंग दैट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज वर रेज्ड, if not the details together with delay or default and subsequent rectification if any as may be applicable to be reported। whether company has made preferential allotment या फिर private placement of share convertible debenture fully or partially या फिर optionally convertible है during the year, तो whether the requirement of section 42 and 62 of the Company Act 2013 have been complied and the fund raised have been used for the purpose for which they were raised, इफ़ नॉट तो प्रोवाइड करना है डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट जो भी इन्वॉल्व था एंड द नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना 11th, फ्रॉड रिपोर्टिंग, मतलब कंपनी ने फ्रॉड किया है क्या, और फ्रॉड इज़ टू बी फ्री या फिर फ्रॉड इज़ डन ऑन कंपनी, तो डिस्क्लोज करना है नेचर एंड द अमाउंट। अगर 143/12 रिपोर्ट गिवन इन द फॉर्म एंटिटी 4 उसको कंप्लाई किया है कि नहीं, नाउ कैन बी लिस्टेड ऑनलाइन। वेदर द विस्टल ब्लोअर पॉलिसी एंड कंप्लेंट कंसिडर, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए अपने को डिटेल में भी वापस देखते, ये समरी हो गई। तो वेदर फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज़ बीन नोटिस्ड ऑन द रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, इफ़ येस द नेचर ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज टू बी इंडिकेटेड। वेदर एनी रिपोर्ट ऑन द सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 of the Company Act have been filed by the auditor in formality 4 as prescribed in the Rule 13, मतलब Rule 13 के हिसाब से उसको रिपोर्ट वगैरह किया है कि नहीं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर थर्ड, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विस्टल ब्लोअर कंप्लेंट इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। फिर इसके बाद निधि कंपनी के समराइज नोट्स देखे तो वेदर द रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट मेंटेन किया है कि नहीं 1:2 में,
वेदर अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट है तो वो 10% तक मेंटेन है या नहीं. इफ़ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट तो उसको डिस्क्लोज करना है. अभी डिटेल में देखते हैं निधि कंपनी. वेदर द निधि कंपनी हैज़ कंप्लाइड द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 to meet out the liability. Whether the Nidhi company is maintaining 10% unencumbered deposit as specified in the Nidhi Rule 2014 to meet the liability. Whether there has been any default in the payment of interest or deposit or repayment thereof for any period, and if so तो उसकी डिटेल्स thereof सब कुछ डिस्क्लोज करना है. फिर इसके बाद नेक्स्ट है अपना सेक्शन 177 एंड 188. तो यहाँ पर लिया है कि ऑडिट कमेटी एंड RPT कंप्लाइड, सब CA फाइनल का है. तो वेदर ऑल ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 188 ऑफ कंपनी एक्ट वेयर एप्लीकेबल एंड द डिटेल हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS. फिर इसके बाद इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर के लिए दिया है कि वेदर इंटरनल ऑडिटर कमेंसरेट करता है विद द साइज ऑफ द कंपनी. मतलब रिलायंस के सामने अगर फर्म का साइज़ क्या है वो भी मैटर करता है ना. 2 लोग थोड़ी ना रिलायंस का ऑडिट करेंगे. वेदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर यूज्ड एज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो पहला, वेदर द कंपनी एज एन इंटरनल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट सिस्टम IAS है कि नहीं जो कमेंसरेट करता है विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस. सेकेंड, वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिट और कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपना सेक्शन 192 के बारे में. सेक्शन 192 के बारे में जो कि CA फाइनल का है. तो वेदर कंपनी हैज़ डन नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इफ यस तो कंपनी कंप्लाई करेगी विद सेक्शन 192 गेट रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. तो वेदर द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद द डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनी एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ. उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है NBFC का हैंड रिटन देखते. वेदर 45(1)(a) RBI regulations have been complied. फिर NBFC HFC एक्टिविटीज़ डन. वेदर प्रॉपर COR मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अवेल किया है कि नहीं. CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है अगर तो वेदर ऑल क्राइटेरिया सेटिस्फाइड. एंड ग्रुप कंपनीज के केस में मल्टीपल CICs एग्जिस्टिंग तो उसको डिस्क्लोज करना है. तो डिटेल में देखते हैं. whether the company is required to be registered under section 45(1)(a) of the RBI Act 1934, and if so whether the registration have been obtained. फिर B वाला पॉइंट, whether the company has conducted NBF non-banking finance financial or HFC housing finance activity without a valid certificate of registration COR from the Reserve Bank of India as per Reserve Bank of India Act 1934. Third, whether the company is a core investment company CIC as defined in the regulation made by the Reserve Bank of India. If so, whether it continue to fulfill the criteria of CIC, and in case of a company is an exempted or unregistered CIC, whether it continue to fulfill such criteria. फिर इसके बाद नेक्स्ट, वेदर द ग्रुप हैज़ मोर देन 1 CIC एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. इफ़ येस तो इंडिकेट करना है नंबर ऑफ CIC विच आर पार्ट ऑफ द ग्रुप. फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक कैश लॉसेस. तो अमाउंट डिस्क्लोज करना है करंट ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का. तो वेदर द कंपनी हैज़ इनकर्ड कैश लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इफ सो स्टेट करना है स्टेट करना है द अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस. फिर नेक्स्ट वाला अपना रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर. अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने रिज़ाइन किया है तो वेदर इशू ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर आर कंसिडर, जो भी उसका इशू था. तो वेदर देयर हैज़ बीन रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर. इफ सो वेदर द ऑडिटर हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन द इश्यूज ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न जो भी रेज्ड बाय द आउटस्टैंडिंग ऑडिटर. फिर उसके बाद नो मटेरियल अनसर्टेनिटी, मतलब अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी कैपेसिटी टू पे ऑफ लाइबिलिटी तो डिस्क्लोज करना है. तो यहाँ पे दिया ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अदर इन्फॉर्मेशन अकम्पनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर नॉलेज
of the BOD and management plan, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on date of the audit report, that the company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet at and when they fall within a period of 1 year from the balance sheet date. फिर नेक्स्ट वाला है अपना CSR, वेदर सेक्शन 135 5 and 6 कंप्लाइड। तो CSR के बारे में इधर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा है। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंपनी हैज ट्रांसफर्ड द अनस्पेंड अमाउंट टू अ फंड जो भी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 to the company Act 2013 within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with the second proviso। सब इसके बारे में लिखा है कंपनी लॉ के बारे में। फिर उसके अंदर सेकेंड पॉइंट, वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सबसेक्शन 5 of 135 Company Act 2013 pursuant to any ongoing project has been transferred to special account, उसको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया कि नहीं इन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट। फिर अपना लास्ट वाला क्लॉज है CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ओनली क्लॉज 21 अप्लाई टू CFS, अदर क्लॉजेज नॉट एप्लीकेबल टू CFS। As per the clause 21, if there is any qualification in the stand-alone FS नहीं कारो, FS नहीं आएगा, कारो आएगा। Reporting of the holding subsidiary associate, तो it shall be disclosed separately with the CFS। तो डिटेल में देखते हैं whether there has been any qualification, मतलब ऐसे 705 के हिसाब से, और adverse remark by the respective auditor in the company's auditor report order कारो। Report of the company is included in the consolidated financial statement. If yes, तो indicate करना है detail of the company and the paragraph number of the कारो report containing the qualification और adverse remark। तो यहाँ पे अपना कारो का 21 क्लॉसेस पूरा का पूरा ख़त्म होता है। उसके बाद एक लास्ट अपने को दिया है रीजन्स टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर, where in the auditor report the answer to any question of the referred to in paragraph 3 is unfavorable। paragraph 3 मतलब 21 clauses is unfavorable or qualified, the auditor report shall also state करेगा basis for such unfavorable or qualified answer as the case may be, मतलब reason बताएगा। second point, where the auditor is unable to express any opinion on any specified matter, his report shall include such fact together with the reason as to why it is not possible for him to give his opinion on the same। तो यहाँ पे अपना कारो पूरा का पूरा अच्छे से ख़त्म होता है।